हेलो स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में हम नेक्स्ट लेक्चर की बात कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रहेगा शिल्डिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव, है ना। तो हमारा टॉपिक है आज का शिल्डिंग इफेक्ट, इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं अपन, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में अपन SE से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन शिल्डिंग इफेक्ट को। बेसिकली शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पर कि अपन बात करते हैं कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल में, एटम के सेंट्रल में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सराउंडिंग यहाँ पर ऑर्बिट्स प्रेजेंट रहते हैं या सेल या एनर्जी लेवल प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से एक और एटम्स के अंदर एक से लेकर इन्फिनाइट तक एनर्जी लेवल प्रेजेंट रहेंगे। इन्फिनाइट का मतलब है इलेक्ट्रॉन को आपने एटम से निकाल लिया है। तो यदि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, तो एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। एटम और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है। यहाँ पर यह अट्रैक्शन फोर्स में क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो इनर सेल के ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पर n=1, ये n=2, ये n= यहाँ पर 3 है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ऑर्बिट्स क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऑर्बिट्स यहाँ पर या एनर्जी लेवल यहाँ पर इंक्रीज हैं। तो एनर्जी लेवल में कि देखिए यहाँ पर जो इनर सेल है, यहाँ पर ये थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और फर्स्ट और सेकंड इसकी इनर सेल है। तो इनर सेल क्या करता है, यहाँ पर इनर सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन एक वेव फंक्शन है, वेव की तरह होते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या करेगा, इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक शिल्ड का फॉर्मेशन करेगा। न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या बना दिया, एक शिल्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक जगह तो रहता नहीं है, इलेक्ट्रॉन पूरे ऑर्बिटल्स में वेव की तरह मूव करता रहता है। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट्स ने शिल्ड का फॉर्मेशन किया है। इसी तरीके से सेकंड ऑर्बिट ने भी क्या किया है, यहाँ पर शिल्ड का फॉर्मेशन किया है। इस शिल्ड के फॉर्मेशन के कारण क्या होगा, ये शिल्ड के फॉर्मेशन के कारण क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, शिल्डिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या कहेंगे अपन, इनर सेल ऑर्बिट्स आर formed as shield around the nucleus, so effective nuclear attraction in outermost electron are decreased are known as shielding effect, है ना। तो क्या बोलेंगे अपन, inner orbits are formed as shield around the nucleus, so effective nuclear attraction decrease in outermost electron, these effects are known as shielding effect। तो इनर ऑर्बिट्स ने न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक शिल्ड का फॉर्मेशन किया है, जिससे कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो शिल्डिंग इफेक्ट को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड स्ट्रेंथ की बात की जाए, स्ट्रेंथ ऑफ शिल्डिंग इफेक्ट, तो देखिए यहाँ पर सबसे स्ट्रेंथ S की, फिर P की, फिर D की और फिर सबसे कम पुअर होती है F की। तो S यहाँ पर शार्प है, प्रिंसिपल है, डिफ्यूज है एंड यहाँ पर फंडामेंटल है। तो S जो ऑर्बिट्स है, S जो ऑर्बिटल्स की बात करें या S ऑर्बिटल्स में स्फेरिकल शेप में होगा तो इसका शिल्डिंग क्या होगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग शिल्ड होगी।
पी में आप जानते हो डंबल शेप होता है, तो इसकी सील्डिंग इससे थोड़ा वीक होगी। डी में डबल डंबल है, जितना ज़्यादा डिफ्यूज होगा इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल्स को, तो जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स यहाँ पर डिफ्यूज फॉर्म में होंगे उतनी उसकी सील्डिंग क्या होगी, पुअर। एस के डिफ्यूज नेचर क्या है, कम है ना, पी के उससे ज़्यादा डिफ्यूज नेचर है, डी का ज़्यादा डिफ्यूज है, और एफ का कॉम्प्लेक्स शेप है, तो वह सबसे ज़्यादा डिफ्यूज फॉर्म में होगा ऑर्बिटल्स। तो सबसे पुअर सील्ड किसकी बनेगी, एफ की बनेगी। तो यहाँ पर देखना एफ की यदि सील्डिंग पुअर होगी, सील्ड पुअर होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और एस की सील्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सील्ड जितनी होगी तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगा। जितनी ज़्यादा सील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, इनर सेल जितनी स्ट्रॉन्ग सील्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करें यहाँ पर, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, तो बात की जाए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, या इसको बोलते हैं अपन जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा यहाँ पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर की टोटल अट्रैक्शन कितना लग रहा है यहाँ पर, जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू टोटल अट्रैक्शन लग रहा है एटॉमिक नंबर के इक्वल यदि जेड, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे उसका टोटल अट्रैक्शन यदि इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है तो वह क्या होगा, उसमें जीरो सील्डिंग इफेक्ट आएगा, है ना। तो यदि पूरे प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन यदि इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है तो वह है जेड, और सील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, जेड क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, और सिग्मा है यहाँ पर सील्डिंग इफेक्ट। सिग्मा क्या है यहाँ पर, सील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो सील्डिंग इफेक्ट इस तरह से है। तो सील्डिंग इफेक्ट यदि इंक्रीज होगा तो अपन लिख सकते हैं, सील्डिंग इफेक्ट यदि इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए कैलकुलेशन ऑफ सील्डिंग इफेक्ट के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ सील्डिंग इफेक्ट, सील्डिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन। सील्डिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन के बारे में बात की जा रही है, इसको स्लेटर ना, गिवन बाय स्लेटर। तो सील्डिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन देखना बेटा, यहाँ पर nth जो ऑर्बिट्स हैं, nth ऑर्बिट्स उसका सील्डिंग इफेक्ट होता है 0.35, n-1 ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका सील्डिंग इफेक्ट होता है 0.85, एंड रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका सील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू होती है 1। ठीक है, nth ऑर्बिट्स में यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, nth ऑर्बिट्स में यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उनका जो सील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू होगी वह होगी 0.35। n-1 सेल में यदि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके लिए सील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू होगी 0.85, और रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू होगी यहाँ पर रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, 1। तो यहाँ पर सिग्मा की बात की जाए, सिग्मा किस तरह से कैलकुलेट होगा, यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर nth इलेक्ट्रॉन -1, nth में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे -1 इंटू 0.35 प्लस n-1 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 प्लस रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1। यह सील्डिंग इफेक्ट की कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। nth में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसमें से -1 करना है आपको, n-1 के टोटल इलेक्ट्रॉन को लेना है आपको, और रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 करना है। किस तरह से देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर बेरिलियम के लिए, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका मतलब है बेरिलियम के जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की ये फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, फर्स्ट सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और सेकंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब यदि इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन पर अपन ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसको अपन क्या कर देते हैं, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि उस पर तो अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं अपन, माइनस करते हैं यहाँ पर। तो ये तो इसकी nth सेल है, ये इसकी nth सेल, और ये है इसकी n-1 सेल। ठीक है ना, तो सबसे आउटर मोस्ट सेल क्या है, nth वैलेंस सेल, और इसके इनर सेल या पेनल्टीमेट सेल
कहलाती है ये है बैलेंस सेल, पेनल्टी मैट सेल, है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 - 1 एन 2 - 1 इंटू 0.35 प्लस n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर n-1 इलेक्ट्रॉन, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू 0.85 और रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो 0.35 हो जाएगा, यहाँ पर 0.35 प्लस यहाँ पर 0.85 कितना 1.70, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसको यदि ऐड करोगे तो ये जाएगा 2.05, कितना हो जाएगा ये 2.05। तो ये शिल्डिंग इफेक्ट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। शिल्डिंग इफेक्ट यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू बेरिलियम के लिए कितना आ चुका है 2.05। यदि जेड इफेक्टिव की बात की जाएगी यहाँ पर, तो जेड इफेक्टिव यहाँ पर निकाला जाएगा जेड माइनस सिग्मा से, जेड माइनस सिग्मा। तो बेरिलियम का जेड, यहाँ पर जेड कितना है बेरिलियम का 4 माइनस 2.05, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.95। कितना जाएगा यहाँ पर 1.95, क्लियर है 1.95। ठीक है, तो जितना यहाँ पर देखिए 4 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए था, 4 प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए था, बट कितने प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पर 1.95 प्रोटॉन्स का ही अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन अपन ने देखी है एस एंड पी ब्लॉक के लिए, एस एंड पी ब्लॉक के लिए है ये कैलकुलेशन, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए शिल्डिंग इफेक्ट की अगर बात करते हैं अपन, बेरिलियम में आपने निकाल लिया है, लिथियम में भी आप निकाल के बताइए लिथियम के लिए किस तरह से निकाला जाएगा। तो लिथियम में देखिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, ये लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर 3 है इसका। इसके nth सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 - 1 इंटू 0.35, ये nth सेल है इसकी, ये इसकी n-1 सेल है, ठीक है, प्लस n-1 में 2 इंटू 0.85, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.70। तो इस सिग्मा की वैल्यू है। जेड इफेक्टिव निकाला जाए तो जेड इफेक्टिव देखिए यहाँ पर कितना आएगा, जेड इफेक्टिव कितना आएगा, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3 माइनस 1.70, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.30। ये जेड इफेक्टिव की वैल्यू है। ठीक है, बेरिलियम के लिए जेड इफेक्टिव 1.95, लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव 1.30। ओके, अब यहाँ पर बात करें एक और आइटम की बात करते हैं अपन सोडियम के बारे में। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसकी nth सेल है बेटा, ये इसकी n-1 सेल है, और ये रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं बाकी के जितने भी बच रहे हैं। ओके, तो nth सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 - 1 कर दिया मैंने 0.835, प्लस n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 + 2 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन का 2 इंटू 1, जहाँ पर रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है उसको अपन नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 0। इसको मल्टीप्लाई करिए 6.80, ये होगा 4064 हाँ ठीक है, प्लस 2, ये हो जाएगा 8.80, ये सिग्मा की वैल्यू है। ठीक है, जेड इफेक्टिव की बात की जाए यहाँ पर, जेड इफेक्टिव तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा यहाँ पर, जेड माइनस सिग्मा से निकालेंगे अपन 11 माइनस 8.80, तो कितना आंसर आएगा यहाँ पर 2.20 आएगा। जेड इफेक्टिव की वैल्यू 2.20, 1.30 और ये है 1.95। ठीक है,
अब यहाँ पर एक मिनट आप यहाँ पर समझना, कुछ कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि जब आप लिथियम लिया आपने, बेरिलियम लिया आपने, और यहाँ पर सोडियम है, इस तरह से होता है। लिथियम के नीचे सोडियम आता है, फिर लिथियम के बाद बेरिलियम आता है। तो ये तो हो गया अपना पीरियड, ये हो गया यहाँ पर ग्रुप। लिथियम के लिए यहाँ पर देखिए लिथियम के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या आई है, लिथियम के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या आई थी 1.70, और जेड इफेक्टिव कितना आया था, जेड इफेक्टिव कितना आया था लिथियम के लिए, लिथियम के लिए जेड इफेक्टिव कितना आया था 1.30। और सोडियम के लिए बात की जाए, सोडियम के लिए सिग्मा कितना होगा, सोडियम के लिए सिग्मा, सोडियम के लिए सिग्मा है यहाँ पर 8.80, और इसके लिए जेड इफेक्टिव है 2.20। बेरिलियम, बेरिलियम के लिए सिग्मा है, बेरिलियम के लिए सिग्मा है 1.70, और यहाँ पर है जेड इफेक्टिव 1.30। ये वैल्यू निकल के आई है। अब यहाँ पर देखना आप कि लिथियम से बेरिलियम में जब आप जा रहे हो तो किसका चेंज ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर बेरिलियम का कितना निकला था, बेरिलियम का सिग्मा था 2.05 है ना, और जेड इफेक्टिव था 1.95, सॉरी। अब यहाँ पर देखना जेड, यहाँ पर सिग्मा का चेंज कितना आ रहा है, सिग्मा की वैल्यू में चेंज कितना आ रहा है, यहाँ पर 1.70 से 2.05 चेंज कितने का है, यहाँ पर 0.35 का डिफरेंस है। यहाँ पर सिग्मा का डिफरेंस कितना है, .35, और जेड इफेक्टिव का डिफरेंस कितना है 1.35, 1.95, तो डिफरेंस कितने का आएगा यहाँ पर 0.65 का। जेड इफेक्टिव का डिफरेंस कितना आता है 0.65 का। ओके। और यदि ग्रुप में बात की जाए लिथियम से सोडियम में, तो यहाँ पर चेंज कितने का आ रहा है, सिग्मा का चेंज कितना का आ रहा है 1.70 एंड 8.80, तो कितना हो जाएगा ये 6.10। हो 7.10, और यहाँ पर जेड का डिफरेंस कितने का आएगा, जेड इफेक्टिव का 7.90 है ना। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, जब आप ग्रुप में, आप पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो क्या चीज़ डोमिनेंट है, जेड इफेक्टिव डोमिनेंट होगा। चेंज तो दोनों हो रहा है, इंक्रीज दोनों हो रहे हैं, बट इफेक्ट किसका आ रहा है यहाँ पर ज़्यादा 0.65। जेड इफेक्टिव यहाँ पर डोमिनेंट होगा, है ना, जेड इफेक्टिव क्या होगा यहाँ पर डोमिनेंट होगा। और यहाँ पर देखना आप 7 पॉइंट, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रही है, डोमिनेंट हो रही है। ओके, तो चेंज दोनों का आ रहा है, इंक्रीज यहाँ पर शील्डिंग भी हो रही है, जेड इफेक्टिव भी हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज शील्डिंग भी हो रही है, जेड इफेक्टिव हो रही है, बट डोमिनेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हो ना। लिथियम से बेरिलियम में आप पीरियड में जा रहे हो, और लिथियम से सोडियम आप ग्रुप में जा रहे हो, तो ग्रुप में जाने पर चेंज ये आ रहा है, और पीरियड में जाने पर चेंज ये आ रहा है। तो चेंज को देखिए आप, सिग्मा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है, तो बट जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है किस पर, सिग्मा पर, और यहाँ पर सिग्मा डोमिनेट कर रहा है किस पर, जेड इफेक्टिव पर। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि ग्रुप में यदि आप अप टू डाउन जाते हो तो शील्डिंग इफेक्ट आर डोमिनेंट, और पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो शील्डिंग जेड इफेक्टिव आर डोमिनेंट। तो कंक्लूजन लिख सकते हो आप यहाँ पर। कंक्लूजन क्या है यहाँ पर, इन ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट आर डोमिनेंट, शील्डिंग इफेक्ट आर डोमिनेंट ओवर जेड इफेक्टिव, एंड पीरियड, ग्रुप का मतलब है अप टू डाउन, पीरियड का मतलब है लेफ्ट टू राइट, इन एंड पीरियड जेड इफेक्टिव आर डोमिनेंट ओवर द
शील्डिंग इफेक्ट, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट एंड ग्रुप में अप टू डाउन। तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट, तो यहाँ पर Z इफेक्टिव और यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट, तो यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा डोमिनेंट होगा, यहाँ पर Z इफेक्टिव डोमिनेंट होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन शील्डिंग इफेक्ट। ये तो अपन ने कंक्लूजन निकाल लिया है, इस कंक्लूजन को आप नोट कर लेना क्योंकि इसको बार बार में काम में लिया जाएगा जब आपके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को नोट किया जाएगा पीरियोडिक टेबल में। कैलकुलेशन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ शील्डिंग इफेक्ट in D and F block element। D एंड F ब्लॉक एलिमेंट में किस तरह से कैलकुलेट होगा, देखिए यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू n माइनस 1 D इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इंटू 0.35 प्लस रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1, रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1, n माइनस 1 डी क्योंकि इलेक्ट्रॉन n माइनस 1 डी में फिल होंगे वहाँ पर, इंटू 0.35 के उसके मल्टीप्लाई होगा और रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 से मल्टीप्लाई करना है आपको। जैसे कि यहाँ पर अपन बात करें आयरन के, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह लिखा जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n-1d को केवल आपको देखना है, ये n-1d इलेक्ट्रॉन्स हैं, n-1d इलेक्ट्रॉन, और ये सारे के सारे यहाँ पर ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स ये क्या है, रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सा n-1d में 6 इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 1 इंटू 0.35 प्लस रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 2 6 8 8 to 10 10 6 16 16 to 18 और 20 20 इंटू 1 प्लस 20 25 और 2 15 और 17 प्लस 20 तो ये जाएगा 21.75। तो ये शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया है यहाँ पर, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये सिग्मा इस तरह से कैलकुलेट होगा डी एंड एफ ब्लॉक में। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं बताई मैंने आपको। जेड इफेक्टिव निकालना है तो जेड इफेक्टिव सेम वही जेड माइनस सिग्मा, इसका एटॉमिक नंबर 26 माइनस 21.75 21.75 तो 0.25 4.25 है ना, 4.25 ये जेड इफेक्टिव। देखो कितना कम शील्डिंग हो गया यहाँ पर, 4.25 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पर, जबकि लगना कितने का चाहिए था, 26 प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए था। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपकी बात की जाए कोबाल्ट की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना लिखा जाएगा 3d7। तो 7 बस इसको देखना है आपको डी को, तो 6 इंटू 0.35 और बाकी के इलेक्ट्रॉन सेम इसी तरह आएंगे, 20 इंटू 1 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.05, नहीं सॉरी कितना आएगा ये 30 3
2.10 प्लस 20 तो यह आ जाएगा 21.10। 21.10 ये सिग्मा की वैल्यू है ही हमारे पास। जेड इफेक्टिव कितना आएगा? जेड इफेक्टिव 27 माइनस 21.10 तो 5.90। ठीक है, तो इस तरह से अपन जेड इफेक्टिव एंड शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम्स के लिए। और सिंपल सी बात है, जेड इफेक्टिव कहाँ पर डोमिनेट होगा? पीरियड में डोमिनेट होगा। और शील्डिंग इफेक्ट कहाँ डोमिनेट होगा? ग्रुप में डोमिनेट होगा। और डी एंड एफ ब्लॉक की शील्डिंग क्या होती है? पुअर होती है। तो वहां पर जेड इफेक्टिव भी क्या होगा? जेड इफेक्टिव क्या होगा? डोमिनेंट होगा। तो अब कुछ बात यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि जेड इफेक्टिव यदि डोमिनेंट है पीरियड में लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज का जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। तो साइज क्या होगी? डिक्रीज। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का, तो इलेक्ट्रॉन पास में रहेंगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और ग्रुप में अप टू डाउन जा रहे हो आप, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब शील्ड स्ट्रॉन्ग बन रही है। तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या